वेलकम क्लास। देखिए लास्ट जो वीडियो गया था अपना बैंक वाला, लास्ट वीडियो के अंदर जो हमारी लास्ट लेक्चर थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो व्यापारिक बैंक है यानी कि कमर्शियल बैंक है उसके फंक्शंस हैं प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में दो थे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन यानी कि लोगों की जमाएं स्वीकार करना और लोगों को उधार देना, मतलब लोन पर पैसा देना। तो जो जमाएं स्वीकार करने वाला टॉपिक था वो हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे एडवांसिंग लोन्स का टॉपिक, यानी कि लोगों को किस प्रकार उधार पर पैसा दिया जाता है। तो दो कैटेगरी में पैसा दिया जाता है, एक है कैश क्रेडिट लिमिट यानी कि नगद साख, और एक है टर्म लोन्स। ये टर्म लोन्स बेसिकली अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं। वो आपको पता है शॉर्ट टर्म की अवधि टाइम पीरियड लगभग अल्पकालीन का एक साल का होता है, मध्यकालीन का यानी कि मीडियम टर्म लोन का 5 साल के आसपास का होता है, और लॉन्ग टर्म लोन का अराउंड कितना होता है 20 साल के आसपास का, उससे भी ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है कि लोन का अमाउंट और पर्पस क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं टर्म लोन की और कैश क्रेडिट लिमिट की, यानी कि टर्म लोन और ये नगद साख की। ये बेसिकली दीर्घकालीन लोन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो पहले हम इसको समझेंगे फिर हम इसको समझेंगे। ये सबसे अमूमन लिए जाने वाले लोन का तरीका है, ठीक, जिसमें सिंपल प्रोसीजर जो आप सब जानते भी हैं, जो आपने सुना भी होगा। ये थोड़ा सा अलग पड़ता है इसलिए अपन इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी देखिए इसमें क्या होता है कि जिसको लोन लेना है वो अपनी एक संपत्ति, अपना एक असेट बैंक में गिरवी रखता है। ठीक है बैंक में गिरवी रखता है और बैंक उस संपत्ति की वैल्यूएशन निकाल के, उस असेट की वैल्यूएशन निकाल के लोन दे देती है। मानकर चलिए कि एक प्रॉपर्टी थी, एक शॉप थी या एक ज़मीन का टुकड़ा, जो भी, उसकी वैल्यू बैंक की नज़र में 40 लाख रुपए की थी। तो ये तो आप सबको पता है बैंक 40 लाख का तो लोन देगा नहीं, 40 लाख से कम का ही देगा। मानकर चलो कि बैंक ने जो लोन दिया वो 32 लाख रुपए का दे दिया। कितने का दे दिया? 32 लाख रुपए का। ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज़ में? अब बैंक ने लोन लेने वाले के खाते में 32 लाख रुपए डाल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो मेरे ही अकाउंट में 32 लाख रुपए बैंक ने डाल दिए। मैं उस 32 लाख को अभी यूज़ करता हूँ, 10 दिन में यूज़ करता हूँ, 25 दिन में यूज़ करता हूँ या 3 महीने बाद यूज़ करता हूँ, बैंक को इससे मतलब नहीं है। नहीं ना, मतलब बैंक ने तो 32 लाख का लोन देके ब्याज कैलकुलेट करके मान लो 25 साल के लिए, 20 साल के लिए लोन लिया, तो उस हिसाब से मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट्स बैंक ने बता दी कि मुझे लगभग मान लो 30,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट, 35,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट मंथली बेसिस पे पे करनी है। यानी कि एक महीने की जो मेरी किस्त आई वो मान लो 35,000 रुपये की मेरी किस्त आई है। 20-30 साल मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ कितने कितने की, मान कर चलो कि 10, 15, 20 साल जो भी अमाउंट टाइम के लोन लिया उसकी मेरी किस्त 35,000 रुपए की आ गई। बैंक को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि मैं इस 32 लाख का क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। हालांकि पर्पस तो बैंक को पता होगा, उसी की बेसिस पे लोन देगी। मतलब इस 32 लाख को आज मेरे खाते में आए हैं तो ये 32 लाख मैं आज यूज़ करूँ, 4 दिन में यूज़ करूँ, 20 दिन में यूज़ करूँ या 50 दिन में यूज़ करूँ या 5 महीने में जाकर यूज़ करूँ, और चाहे मेरा पैसा काम में आए चाहे मेरा पैसा डूब जाए, बैंक को इससे मतलब नहीं। बैंक को तो अपनी 35,000 रुपये महीने की किस्तें चाहिए। इसका मतलब कि बैंक ने जो किस्त बनाई वो इस पूरे 32 लाख रुपए पर ब्याज जोड़कर बना ली। यानी कि मैंने बैंक के जो अपना खाता जिसमें पैसा डाला उसमें मैंने पैसा यूज़ अभी किया पूरा, मान लो 5 लाख यूज़ कर लिए अभी आधे, या मान लो 32 के 32 ही यूज़ कर लिए, या मान लो 20 यूज़ कर ली, 12 2 महीने बाद यूज़ किए। बैंक को इससे मतलब नहीं है कि मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ कितना नहीं कर रहा हूँ। बैंक ने मुझे लोन दे दिया, बात खत्म। बैंक मुझसे हर महीने की किस्तें यानी कि इंस्टॉलमेंट्स ले लेगी। ये तो है टर्म लोन, अवधि ऋण जिन्हें हम कहते हैं, आवधिक ऋण जिन्हें हम बोलते हैं, टर्म लोन जिसे बोलते हैं। एक आता है कैश क्रेडिट लिमिट जिसे हम नगद साख बोलते हैं। ये बड़े काम की चीज़ है। ये कैसे काम की चीज़ है? देखो, पहली बात तो क्या होता है कि कैश क्रेडिट लिमिट के लिए आपको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई चीज़, क्योंकि ये जो लोन दिया जाता है ये मिलता किसको है, एक एक करके सुनना। ये मिलता है करंट अकाउंट होल्डर को। किसको मिलता है? करंट अकाउंट होल्डर को।
और करंट अकाउंट होल्डर भी, यानी कि करंट अकाउंट वाले को मिलेगा, चालू खाता धारक को मिलेगा। लेकिन चालू खाता भी किसके नाम का? फर्म के नाम का, पर्सनल, मेरे नाम का नहीं। किसके नाम का? फर्म के नाम का, पहली बात। दूसरी बात, मिलता कैसे? आपकी फर्म का जितना टर्नओवर होगा उस टर्नओवर का 20% बैंक आपको नगद साख यानी कि सीसी लिमिट बनाकर आपके खाते में दे सकती है। आपका जो चालू खाता है ना, जो बैंक में खुला हुआ है, जिसमें से आप डील कर रहे हो, उसी खाते में आपको बैंक उसका 20% दे देगी। जैसे मानकर चलो कि आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए का है साल का, तो 50 लाख का 20% हो गया 10 लाख रुपए। तो बैंक आपके टर्नओवर का 20% यानी कि 50 लाख का 20% 10 लाख रुपए, जो आपका चालू खाता, जो आपका करंट अकाउंट बैंक के अंदर था, उसके अंदर बैंक आपके 10 लाख रुपए डाल देगा। यानी कि ये दे दिया बैंक ने आपको लोन, बिना कुछ गिरवी रखे। ठीक है, अब आप सबसे पहले सोचो कि बिना गिरवी रखे मिल गया तो मजे ही मजे हैं, पैसा नहीं चुकाएंगे। तो देखो, आपके करंट अकाउंट पर ये लोन मिला है, फर्म के अकाउंट पर। अगर आप पैसा नहीं चुकाओगे तो बैंक 1-2 बार तो आपसे नोटिस वोटिस पे बात करेगा, और अगर उसके बाद नहीं हुआ तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपको आपका ये जो करंट अकाउंट चल रहा है, खाता ही बंद कर देंगे। अब जब खाता बंद हो जाएगा फर्म का, तो फर्म व्यापार किसके नाम पर करेगी? फर्म का खाता जो था वो तो बंद हो गया। अब फर्म कैसे व्यापार करेगी? तो आपका व्यापार रुक जाएगा। अब अगर आप व्यापार रोकना चाहते हो तो बात अलग है, और व्यापार रोक कर भी पैसा तो तब भी देना पड़ेगा आपको, क्योंकि बैंक का पैसा आप खा तो सकते ही नहीं हो। तो बैंक के पैसे को खाने के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मान लो आपको 10 लाख से ज़्यादा चाहिए पैसा, तो बैंक तो आपके टर्नओवर के हिसाब से 10 लाख दे सकती है बिना गिरवी रखे। अब अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको अब कुछ अपनी संपत्ति यहाँ पर क्या रखनी पड़ सकती है? गिरवी रखनी पड़ सकती है, जिसके दम पर आपको क्या मिल सकता है? पैसा मिल सकता है, लोन मिल सकता है। ठीक है सब, क्लियर बात? अच्छा, अब होता कैसे, काम कैसे करता है? मान लो 10 लाख रुपए आपके खाते में आ गए, और आपने अभी 3 लाख रुपए यूज़ किए 25 दिनों के लिए, और 25 दिन बाद वो 3 लाख रुपए वापस डाल दिए। पहली सबसे बढ़िया बात ये होती है कि यहाँ किस्तें नहीं बनती। यहाँ बैंक ये कहता है कि आप हमारे दिए गए पैसे का जितना यूज़ करोगे और जितने दिन के लिए यूज़ करोगे ना, ब्याज सिर्फ उतने पर ही लगेगा। मानकर चलो कि 10 लाख रुपए में से मैंने 3 लाख रुपए इस्तेमाल कर लिए 25 दिन के लिए, तो मुझे ब्याज 10 लाख पर नहीं देना, मुझे ब्याज देना है 3 लाख पर, वो भी सिर्फ कितने दिन का? 25 दिन का। तो इससे बढ़िया क्या बात होगी? यहाँ तो क्या था, आपने अभी यूज़ किया या बाद में यूज़ किया, बैंक को तो इससे मतलब नहीं है आपने पूरा यूज़ किया या आधा यूज़ किया, बैंक तो आपसे मंथली किस्तें ले लेगी। लेकिन यहाँ फ़ायदा क्या है? यहाँ फ़ायदा ये है यहाँ पर कि आपने जो लोन लिया है उस लोन पर अगर आप यूज़ नहीं कर रहे उस लोन को, तो आपको ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने रुपए यूज़ करोगे इस 10 लाख में से और जितने दिन के लिए यूज़ करोगे, ब्याज सिर्फ उतने रुपए पर और उतने ही दिन के लिए लगेगा। फ़ायदा है नहीं है? ऐसा होता है ना कि जैसे सीज़न आने वाला है, दिवाली का सीज़न आने वाला है, तो अगस्त में मैंने क्या किया, कच्चा माल वगैरह मंगा लिया, क्योंकि दिवाली के टाइम तक महंगा हो जाएगा। एडवांस ऑर्डर्स पे मैंने पेमेंट कर दी, मैंने कहा मेरे को माल वाल चाहिए क्योंकि बाद में ख़त्म हो जाएगा, महंगा आएगा। तो अभी मैंने सारे पैसे लगा दिए, दिवाली तक बिक्री होगी और दिसंबर तक मेरे पास उस पैसे की रिकवरी आ जाएगी। अब देखो, मैंने बैंक से मान लो 10 लाख रुपए का लोन लिया था, सीसी लिमिट वाला, नगद साख वाला, तो 6 महीने तक मैंने इस 10 लाख को यूज़ किया भाई, अगस्त से मतलब 5 महीने तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, और 10 लाख रुपए मेरे पास 5 महीने बाद आ गए। तो इसका मतलब मुझे ब्याज 10 लाख पर देना पड़ा, क्योंकि यूज़ तो मैंने 10 लाख की, लेकिन कितने महीने का? 5 महीने का। फिर मैंने 10 लाख रुपए खाते में डाल दिए, जमा करा दिए, तो जब तक यूज़ नहीं कर रहा तब तक मुझे ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मानकर चलो कि ये जो 10 लाख मैंने यूज़ की, ये नगद साख के बजाय अगर मैं टर्म लोन ले लेता, अवधिक लोन ले लेता, अवधिक ऋण ले लेता, तो 10 लाख मेरे पास 5 महीने बाद आ जाते। अब अगर मैं बैंक में जमा कराऊंगा ये पैसे, तो बैंक 4th क्लोजर चार्जेस लेगा, क्योंकि जो बैंक ने लोन लिया, मतलब जो दिया, उसको आप पैसे जमा करा रहे हो, पहले जमा करा रहे हो उसके पैसे, तो आपसे बैंक कुछ चार्जेस काटेगा। और जो बैंक आपसे 5 महीने तक किस्तें ले रहा था, उसमें ब्याज जाएगा ज़्यादा और रकम जाएगी कम। तो जब पैसा ऐसे चलता है ना, आपको माल वाल की खरीद बेच के लिए जो पैसा वैसा चाहिए, उसके लिए तो हम लेते हैं नगद साख। और जब हमें मशीनें खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है ना, जहाँ पैसे की रिकवरी रुक रुक के होगी,
एक साथ नहीं हो सकती, वहाँ हम लेंगे आवधिक लोन। तो दोनों लोन्स के प्रकार समझ में आए, दोनों प्रकार के ऋणों के प्रकार समझ में आए यहाँ पर कि ये होता है वो पैसा जो हमको बिना गिरवी रखे कुछ हद तक मिल सकता है। आपके टर्नओवर का 20% चालू खाता धारक को मिलेगा जिसके नाम पर फर्म खुली हुई होगी, फर्म के नाम पर ही बेसिकली, और जितना पैसा आप यूज़ करोगे और जितने दिन के लिए यूज़ करोगे ब्याज सिर्फ उतने पर ही लगेगा। लेकिन ये वाला जो है ये किसी को भी दे सकते हैं, फर्म को भी या मुझे भी दे सकते हैं। इसमें महीने के महीने मुझे किस्तें चुकानी पड़ेगी और ब्याज पूरे ही अमाउंट पर लगेगा, चाहे मैं यूज़ पूरा करूँ या आधा करूँ, कैसे भी मुझे किस्तें चुकानी पड़ेगी मंथली बेसिस पे। क्लियर है भाई ये वाली बात। तो ये जो प्राथमिक कार्य थे, प्राइमरी जो फंक्शंस थे ना, उसमें जो दोनों थे, जमाई स्वीकार करना और लोगों को लोन देना, यानी कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन, ये तो हो गया खत्म। अब इसके द्वितीयक फंक्शन स्टार्ट होते हैं, द्वितीयक कार्य यानी कि सेकेंडरी फंक्शंस। कौन से? सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस को दो कैटेगरी में बांट रखा है, एजेंसी फंक्शन और जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। मतलब जब बैंक आपके लिए एजेंट का काम करे और जब बैंक आपको आम सुविधाएं दे दे। ठीक है, देखो एजेंट के तौर पर कैसे कैसे काम करेगा। मानकर चलो कि मैं जहाँ रहता हूँ मुझे वहाँ से पैसा दिल्ली देकर आना है, दिल्ली किसी पार्टी को पैसा पहुँचाना है। अब या तो ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से ट्रेन, बस या कार के थ्रू जाऊँ, पूरा दिन खराब करूँ, पैसे दूँ, रिस्क उठाऊँ और फिर वापस आऊँ। एक तरीका तो ये है। या दूसरा तरीका ये है कि उसका अकाउंट नंबर पूछूँ, बैंक में जाऊँ, खैर जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ पैसे जमा कराऊँ उसके बैंक अकाउंट के अंदर और पैसा पहुँच जाएगा। ना तो मेरे को जाना पड़ा, ना मेरा पैसा खर्च हुआ पेट्रोल डीजल आने जाने का, और ना मेरा दिन खराब हुआ और पैसा भी पहुंच गया सेफ्टी के साथ। तो ये जो पैसा ट्रांसफ़र करने का काम है एक जगह से दूसरी जगह, वो कौन करता है? बैंक। किसके तौर पर? एजेंट के तौर पर। आपका एजेंट ही तो बन गया। आपने पैसा दिया बैंक को और बैंक ने पैसा दिया उसको, तो बैंक ने एक तरीके से बिचौलिए का काम किया ना, एजेंट का ही तो काम किया। तो सबसे पहला यहाँ पर है फंड का ट्रांसफ़र, यानी कि पैसे को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करना। अच्छा, और क्या काम करता है बैंक आपके लिए? एजेंट के तौर पर आपके लिए काम करता है कि बहुत सारी ऐसी पेमेंट है जो आपको करनी है और बहुत सारी पेमेंट है जो आपको मिलेगी। उन पेमेंट को हैंडल कौन करता है? बैंक। जैसे मान लो आपको बिजली का बिल भरना है, अब आपके पास टाइम नहीं है बिजली घर जाने का, तो आप क्या कर सकते हो? आपका जो बैंक का ऐप है, आपके खाते में पैसे पड़े होना ज़रूरी है, बैंक थोड़ी देगा आपको बिजली के बिल के पैसे। तो आप क्या कर सकते हो? अपने खाते के जो ऐप है आपका, उसमें आपका बिजली का बिल की डिटेल भर के, अमाउंट भर के आप पे कर दो, तो बिजली का बिल जमा हो गया। यानी कि आपको जाना नहीं पड़ा ना। पैसा तो देखो आपका ही कटेगा, चाहे आप नकद दे के आओ चाहे बैंक से देकर आओ, लेकिन जाना तो नहीं पड़ा ना। तो आपके लिए बिजली का बिल किसने पे कर दिया? बैंक ने कर दिया। तो बैंक आपके बिहाफ पर आपके लिए पेमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा? ऐसे ही बैंक बहुत सी पेमेंट को रिसीव करता है। मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए थे, अंश परचेज किए हुए थे और उस पर आपको डिविडेंड मिला है। क्या मिला है? डिविडेंड मिल गया। अब जो कंपनी होगी वो आपके नाम, आपके घर तो पैसा देने आएगी नहीं, ठीक है, क्या करेगी? आपके नाम पर एक चेक बनाएगी, बाय पोस्ट आपके पास आ जाएगा। वो चेक आप निकालो और चेक को आप अपने बैंक अकाउंट में लगा दो। तो बैंक क्या करेगा? आपके चेक को उस कंपनी के पास बोलेगा क्रॉस चेक करने के लिए। तो यानी कि आपके लिए बैंक चेक के माध्यम से उस कंपनी से पैसा लेकर और आपके खाते में जमा कर देगा। तो कंपनी के लिए आसानी हुई कि कंपनी को मेरे पास नहीं आना पड़ा, और मेरे लिए आसानी हुई कि मेरे को कंपनी के पास नहीं जाना पड़ा और पैसा आ गया। ये किसने किया? बैंक ने किया ना। तो बैंक आपके लिए बहुत सारी पेमेंट को रिसीव करता है और बहुत सारी पेमेंट को पे भी करता है। और क्या काम कर सकता है बैंक? बैंक आपके लिए शेयर डिबेंचर बॉन्ड वगैरह खरीदने का और बेचने का काम कर सकता है। आपको किसी कंपनी के शेयर परचेज करने हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पैसा लेकर उस कंपनी के ऑफिस में पहुंच जाओगे। कंपनी का ऑफिस तो बॉम्बे है, तो यहाँ से बॉम्बे थोड़ी जाएंगे कि भाई मेरे को 4 शेयर दे दो,
4 शेयर, अरे 4 शेयर, आज वो शेयर वैसे थोड़ी होते हैं, फिजिकल थोड़ी होते हैं, छू थोड़ी सकते हैं उनको। वो तो आपके नाम पर एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा कि आपके नाम पर 4 शेयर है, 10 शेयर है, जो भी है। पैसा लेके बॉम्बे तक थोड़ी जाओगे। तो ऑप्शन क्या है, आप अपने खाते में पैसा रखो, एक डीमेट अकाउंट खुलता है शेयर्ड वेंचर बॉन्ड की परचेज सेल वेल के लिए, ठीक है। डीमेट अकाउंट खुल जाएगा बैंक के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपने पैसा जमा करा दिया। तो अब क्या कर सकते हो आप, आपको जो भी कंपनी के शेयर परचेज करने हैं, आप डीमेट अकाउंट के माध्यम से उस कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हो। और आपके लिए वो पेमेंट किसने कर दी, ओके करते के साथ बैंक ने कर दी। यानी कि आपके लिए शेयर खरीदने में मदद किसने करी, बैंक ने, जल्द से जल्द पेमेंट करके। और मान लो कल को आपके शेयर के दाम बढ़ गए और अब आप उसको बेचकर पैसा कमाना चाहते हो, तो आप उसको बेच रहे हो, बेचोगे तो जैसे ही बेचोगे पैसा कहाँ आएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द पैसा आपके पास आ गया। तो बैंक ने आपकी मदद करी ना शेयर डिबेंचर को खरीदने और बेचने के अंदर। क्लियर है वाली बात, ठीक है। अब जैसे विदेशी मुद्रा होती है, फॉरेन सिक्योरिटीज़ होती है, फॉरेन करेंसी, उसको भी तो बैंक खरीदने बेचने में आपकी हेल्प करता है। मान लो आपको किसी दूसरे देश में घूमने जाना है और वहाँ डॉलर चलते हैं, तो आप क्या करो, बैंक में जाओ, रुपए जमा कराओ कि भाई मुझे 1 लाख रुपए के डॉलर चाहिए, मान लो 2 लाख रुपए के डॉलर चाहिए। तो बैंक आपसे कुछ टाइम लेगा, दिन का, 2 दिन का या 5 घंटों का। बैंक मान लो 1 दिन का टाइम ले रहा है, अगले दिन आप जाओ और आप अपने डॉलर ले आओ। तो बैंक ने आपके लिए आपको डॉलर बेचे ना, क्या लेकर, रुपए लेकर बेच दिए ना, तो आपका तो काम आसान हो गया। मान लो आप एक्सपोर्ट करते हो, निर्यात करते हो दूसरे देश में, वहाँ से पेमेंट आती है, तो वो तो अपनी करेंसी में करेंगे। मान लो डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, आपके खाते में आ गई पेमेंट, ठीक है जी। अब आप निकलवाने जाओगे तो वो डॉलर थोड़ी पकड़ाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर तो रुपया चलता है ना। तो क्या करेंगे, डॉलर के बदले में आपको क्या दे देंगे, रुपए दे देंगे। तो आपका काम तो नहीं रुकना ना। यानी कि आपके लिए सरकार से ये जो विदेशी मुद्रा है, फॉरेन करेंसी, इसको खरीदने बेचने का काम कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है ना। तो आपका तो काम क्या हो गया, एकदम आसान हो गया। और क्या काम करता है बैंक, ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर के तौर पर काम करता है, संरक्षक के तौर पर काम करता है। मान लो एक व्यक्ति है जिसको ये लगता है कि वो मर सकता है कुछ टाइम में, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी अपनी विल में लिख दिया कि जब तक उसका बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी प्रॉपर्टी बिजनेस को कौन संभालेगा, बैंक संभालेगा, किसी और के हवाले हैंड ओवर नहीं कर सकता। और जब उसका बच्चा बड़ा 18 साल का 21 साल का हो जाएगा तब उसको सौंप दिया जाएगा सब कुछ। और हुआ भी है कि थोड़े टाइम में उस व्यक्ति की मौत हो गई है। तो अब उस व्यक्ति के बिहाफ पर, उस व्यक्ति के लिए उस सारे पैसे को, संपत्ति को, सब चीज़ों को कौन संभाल रहा है, कौन निगरानी में रख रहा है, अपनी बैंक रख रहा है, ताकि जब उसका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, तो बैंक उसको वापस दे सके। तो यानी कि आपके बिहाफ पर आपके संपत्ति को, आपके पैसों को कौन संभालता है, बैंक संभाल सकता है। क्लियर है वाली बात। तो ये तो थे एजेंसी फंक्शन, एजेंट के तौर पर बैंक आपके लिए कैसे काम करता है। और ये जनरल यूटिलिटी यानी कि आम सुविधाएं क्या देता है। आपके घर में सोना चांदी पड़ा है, लेकिन आपको डर है कि घर में चोरी वोरी हो गई तो ये सारा सामान चले जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि घर में रखना सेफ नहीं है, तो आप बैंक से जाकर क्या ले सकते हो, लॉकर ले सकते हो। क्या ले कर सकते हो, लॉकर। बैंक आपको एक लॉकर देगा जिसमें आप अपना ज़रूरी, एकदम प्रीशियस यानी कि मूल्यवान जो वस्तुएं हैं वो उस लॉकर के अंदर रख लो। बैंक उसके लिए आपसे चार्ज तो लेगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको सेफ्टी दे रहा है। तो यानी कि जो चीज़ आपको ये लगता है कि आपके घर में सेफ नहीं है, उसको आप कहाँ पर जाकर जमा करा सकते हो, बैंक के अंदर आप जमा करा सकते हो। क्लियर है वाली बात। तो वो किसके माध्यम से, लॉकर के माध्यम से। और बैंक आपको क्या फैसिलिटी देता है, एक होता है ट्रैवलर चेक होता है, ट्रैवलर चेक। ये क्या होता है ट्रैवलर चेक, कि जैसे ना बैंक क्या करता है, आप मान लो फॉरेन कंट्री में घूमना चाहते हो, अब आपको पैसों की तो ज़रूरत है, मतलब पैसे तो है आपके पास, विदेशी मुद्रा चाहिए। चलो आपने विदेशी मुद्रा जो फॉरेन करेंसी वो भी बैंक से एक्सचेंज करा ली, अब उसको छुपा छुपा के कहाँ लेकर जाओगे, दिक्कत रहेगी नहीं रहेगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप बैंक के खाते में पैसा जमा करा सकते हो, मतलब आपके वाले खाते में बैंक आपको फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए एक चेक इशू करेगा, ट्रैवलर चेक होता है वो, ठीक है। आप जिस भी देश में जा रहे हो, बस शर्त ये होनी चाहिए कि उस देश के अंदर वो उस बैंक की ब्रांच होनी चाहिए, बस, ठीक है। आप चेक बुक ले जाओ, ट्रैवलर चेक, नॉर्मल चेक बुक के जैसे नहीं आती, अलग आती है, ट्रैवलर चेक ले जाओ, आप वहाँ पर जाओ, जो भी पेमेंट करनी है आप चेक के माध्यम से पेमेंट करो, पेमेंट हो जाएगी। यानी कि आपको जो ढेर सारा पैसा संभालने की जो परेशानी होती, आप उस परेशानी से
बच गए हो। किसके थ्रू? ट्रैवलर चेक के थ्रू। और ये वाली बात समझ में? तो ये है आम सुविधाएं। क्लियर है वाली बात? तो अभी ना हमने बैंक के प्राइमरी फंक्शन यानी कि प्राथमिक कार्य, जिसमें हमने दो पढ़े, कौन कौन सा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी कि लोगों की जमाएं स्वीकार करना, और एडवांसिंग लोन, लोगों को पैसा उधार पर देना, वो हम पढ़ चुके हैं। और सेकेंडरी फंक्शन यानी कि द्वितीयक कार्य में हमने एजेंसी फंक्शन पढ़ लिया। क्या क्या पढ़े? आपके लिए पैसा ट्रांसफर करेगा, आपके लिए पेमेंट कर भी सकता है और पेमेंट रिसीव भी कर सकता है, आपके लिए शेयर डिबेंचर बॉन्ड खरीदने और बेचने में मदद कर सकता है, आपके लिए विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन करेंसी खरीदने और बेचने में मदद कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर यानी कि संरक्षक बन सकता है। जनरल यूटिलिटी फैसिलिटीज में क्या होता है, यानी कि आम सुविधाओं में क्या? आपको लॉकर फैसिलिटी दे रहा है, आपको ट्रैवलर चेक दे रहा है। और क्या बताता है? जैसे मानकर चलो आप देखना हर तिमाही के बाद जो अखबार होता है ना, अखबार के जो बीच के पेजेस होते हैं उसमें ना बैंक के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आती है कि इस 3 तिमाही के अंदर, इस क्वार्टर के अंदर बैंक ने इतने रुपए का प्रॉफिट कमाया या ये लॉस हुआ, इतने नए खाते खुले। तो ये सारी डिटेल हमको हमारी जानकारी बढ़ाने के लिए अखबार में दी जाती है। ये कौन देता है? ये बैंक खुद देता है, यानी कि बैंक डेटा इकट्ठा करता है और उसको पब्लिश करवाता है ताकि हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। ये भी तो आम सुविधाओं की कैटेगरी में जो बैंक हमको प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ हमारे बैंक के फंक्शंस हो गए हैं कंप्लीट। इसके बाद के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।